So, hello everyone and good evening to all and let us start today's lecture. तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं। तो यानी कि सबसे पहली लेयर कौन सी होगी जिसके बारे में पढ़ना है? ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 लेयर्स हैं। दे आर मेनली 5 लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल की मुख्यतः 5 परतें हैं। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, मेसोस्फियर यानी मध्य मंडल और थर्मोस्फियर तापमंडल, जिसको कि हम ध्यान रखिएगा आयनोस्फियर यानी आयन मंडल भी बोलते हैं। तो ये आपका बाह्य मंडल। तो 5 लेयर्स हैं, समझ में आ गया। अब एक एक कर लेयर जो है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। ट्रोपोस वर्ड से डिराइव हुआ है। ट्रोपोस वर्ड का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग, जहाँ पर गैसेस का मिक्सिंग हो उसको ट्रोपोस बोलते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें तो समझाने कोई ज़रूरत नहीं है ना, अभी बताया कि भाई जहाँ पे हम रहते हैं ये, ठीक है, अर्थ के सबसे जो नज़दीक लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर ही क्यों है? क्योंकि ट्रोपोस वर्ड से आया है, क्योंकि उसका मतलब रीजन ऑफ मिक्सिंग होता है। इट इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर। ओके, ऑल वेदर फिनोमिना, तो ऑल वेदर फिनोमिना, रेन, स्टॉर्म्स, क्लाउड्स एक्सेट्रा अकर इन दिस लेयर। जितने भी मौसमी घटना है, मौसम संबंधी घटना है, बारिश, तूफान, बादल बनना, ये सारी इसी परत पे घटित होते हैं। यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज है, गैसों का संरचना है, वो कुछ इस तरीके से: नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। ट्रोपोपॉज इज अ लाइन दैट सेपरेट्स ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोपॉज वो लाइन है जहाँ से ट्रोपोस्फियर खत्म होती, क्षोभ मंडल खत्म होता है, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल शुरू होता है। यानी एक तरीके डिस्कॉन्टिन्यूटी है। जैसे कि हमारा मोस्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी वो एक लाइन थी, डिस्कॉन्टिन्यूटी थी या समानता थी, जहाँ से क्रस्ट खत्म हो रहा था और मैंटल शुरू हो रहा था। उसी तरीके से ट्रोपोपॉज वो लाइन है जहाँ से ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल खत्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल शुरू हो रहा है। ओके, ट्रोपोपॉज यानी ट्रोपोस्फियर पे पॉज लग गया। Okay, as we move upwards in the atmosphere, the density of the air decreases and that is why the densest air is found in the troposphere. ये बहुत ही ऑब्वियस है। क्यों ऑब्वियस है? गेस करो ऐसा क्यों होगा कि जो डेंस गैस होंगी वो नीचे ही होंगी और जैसे आप ऊपर जाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी। क्यों? उसका घनत्व है जो कम होने लगेगा। बहुत ही ये ऑब्वियस चीज़ है, बहुत ही कॉमन सेंस से आप इसको आंसर कर सकते हैं। अगेन, ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी। ओके, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से, क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगी, वो नीचे की ओर खींचेगी। तो जो भी डेंस गैस है या फिर ज़्यादातर गैस यहीं पर इकट्ठा हो जाएंगी आपके अर्थ के नज़दीक में, सरफेस के पास में, उसकी प्रॉक्सिमिटी में, जिसकी वजह से डेंसिटी नीचे सबसे ज़्यादा होगी और ऊपर जाते जाते वो डिक्रीज़ करेगी। डब्बा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाइट का वेरिएशन लिखा हुआ है, ऊंचाई की भिन्नता। किसकी ऊंचाई की भिन्नता? इन ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर पोल्स पे 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। ठीक है, पोल्स पे 8 किलोमीटर है, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है, और एवरेज अगर आप निकालोगे 8 और 18 का अपनी गणित लगा के तो बहुत ही ऑब्वियस है 13 निकल के आएगा। 8 + 18 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 26/2 यानी 13 किलोमीटर निकल के आएगा। ये हमारी मान लेते हैं अर्थ सरफेस है। ठीक, और अगर ऐसे अर्थ सरफेस, तुम ऐसे क्यों समझो, तुम ऐसे ही समझ लो। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, इतना तो पता है। ये पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री नॉर्थ, याद करो अपनी दूसरी वाली क्लास को। ये साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर का कुछ आकार इस तरीके से होता है। तो आप एक चीज़ को नोटिस करो कि पोल्स पे कम है, पोल्स पे कम है, बहुत कम है, लेकिन इक्वेटर पे ज़्यादा है। वही तो लिखा है, वही तो अभी यहाँ पे लिखा था उस डब्बे में कि यहाँ 8 किलोमीटर है और यहाँ 18 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है ऐसा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। इसके पीछे का रीज़न नोट करो। ये इक्वेटर है, यहाँ पे हीट ज़्यादा रिसीव होती है, और जब हीट ज़्यादा रिसीव होती है बिकॉज इक्वेटर रिसीव्स मोर हीट दैन दी पोल्स। सिंपल, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर में क्या है, इक्वेटर में डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की, पोल्स में तो हमेशा स्लैंटिंग रेज ही पड़ती हैं, कभी डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो कन्वेक्शन करंट है, जो कन्वेक्शनल हीट है, इज ट्रांसपोर्टेड टू अ ग्रेटर हाइट इन इक्वेटर, इज ट्रांसपोर्टेड टू अ ग्रेटर हाइट इन इक्वेटर। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे मैंने, कन्वेक्शनल हीट, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो भी बस 5 मिनट के अंदर ही बताऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, ये कन्वेक्शनल हीट क्या होती है और कैसे कन्वेक्शनल हीट ऊपर तक ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, बस अभी क्योंकि ये चीज़
डिस्कस कर रहे थे, तो ये चीज़ बताना ज़रूरी था, रीज़न बताना। नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, वैसे तो समझ में आ भी सकता है क्योंकि कन्वेक्शन कोई पहली बार हम वर्ड नहीं समझ रहे। मेंटल में हमने कन्वेक्शन करंट बनाए थे, अगर आपको याद हो, जो हमारी प्लेट्स मूव कर रही थी वो क्यों मूव कर रही थी, वो इसी कन्वेक्शनल करंट की वजह से मूव कर रही थी कि कन्वेक्शनल करंट डेवलप हो रहा था। तो इतना तो आपको पता है, जब चीज़ ऊपर उठती है और इस तरीके से जाती है, सिंक होती है कहीं पे, तो उसी को कन्वेक्शन पूरा साइकिल बोलते हैं, बट फिर भी मैं बताऊंगा आपको। खैर, इतना समझ में आ गया कि आपको पोल्स पे कम थिकनेस होती है ट्रोपोस्फियर की 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे ज़्यादा होती है 18 किलोमीटर, और दोनों का अगर एवरेज निकालेंगे तो दैट वुड बी 13 किलोमीटर। अब एक अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ है टेम्परेचर बिहेवियर, तापमान का व्यवहार। तो ऊपर जाने में ट्रोपोस्फियर में तापमान यानी टेम्परेचर घटता है, डिक्रीज़ होता है, और इसी चीज़ को लैप्स रेट बोलते हैं, गिरावट की दर या ह्रास दर बोलते हैं। कितना गिरता है, तो 165 मीटर ऊपर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, या फिर अगर 1 किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। अब बात ये आती है कि कारण क्या है, क्योंकि अगर हम ध्यान से समझें तो अगर जैसे मान लेते हैं कि ये सूरज है, ठीक है, ये सन है, तो सनलाइट इस तरीके से आएगी, तो कायदे से तो ये समझ में कायदे से अगर हम बेसिक फिलॉसफी लगाएं, अगर एकदम लेमैन से पूछें किसी से कि भाई बताओ टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा ऊपर जाने में, तो ये बोलेगा हाँ आप सूरज के नज़दीक जा रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ ही करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरे एटमॉस्फेयर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ क्षोभ मंडल के लिए बोल रहा हूँ। तो फिर बात ये आती है इसका कारण क्या है, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो इसके पीछे का कारण अब समझो ध्यान से तुम, ठीक है, कैसे समझोगे, ध्यान से समझोगे। अगर ऐसे ही समझना है गोला से, तो गोला से वैसे तुम्हें, चलो ठीक है ऐसे ही समझ लो, ठीक है ठीक है। ये सन है, सनलाइट जब आती है ना तो ध्यान रखना इसमें विजिबल लाइट होती है ज़्यादातर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सनलाइट में सबसे ज़्यादा विजिबल लाइट होती है लगभग 51%, देन होता है इंफ्रारेड, लगभग उससे कम ही होता है, ठीक है, इंफ्रारेड, एंड देन आता है यूवी रेज, बहुत कम मात्रा में होता है, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। विजिबल लाइट सबसे ज़्यादा होता है, देन इंफ्रारेड, देन यूवी रेज। खैर, अब जब सनलाइट आती है ना, जब सनलाइट आती है तो ये अर्थ पे स्ट्राइक करती है और अर्थ सरफेस हमारी हीट हो जाती है। बस यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगा, अगर आप इधर उधर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, नींद में हैं, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, ठीक है, क्योंकि फिर ये अगर थोड़ा सा अगर ये गया तो आप ये मान लीजिए कि आपके अभी जब हम जो क्वेश्चन लगाएंगे तो लगभग 8-10 क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा, चाहे भले आप बाद में कितना रटते रहना, अगर आपने समझा नहीं तो फिर वो आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, वो गलत करते रहोगे, ठीक है। तो ध्यान समझना, ये आई हीट, ठीक है, ये अर्थ सरफेस जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हीट होगी, ये गर्म होगी, ठीक है। गर्म होने के बाद ये इंफ्रारेड वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगी, ये जो है इंफ्रारेड के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। एटमॉस्फेयर कहाँ पे है, वायुमंडल का मतलब ये है, जो मैं काला काला डॉट डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, वायुमंडल तो यही है ना ट्रोपोस्फियर, क्यों भाई, ट्रोपोस्फियर तो यही है ना, जो जिसको मैंने हीट करवाया, जो ग्रीन ग्रीन कलर की बाउंड्री बनाई, वो तो अर्थ की सरफेस थी जो धूप पड़ने से गर्म हो गई। दिन में जब धूप पड़ती है तो अर्थ की सरफेस गर्म होती है, जैसे अभी सुबह हो गई, धीरे धीरे बस गर्म होना शुरू हो जाएगी, शाम तक गर्म होगी और रात में इसी को रेडिएट कर देती है, जो अर्थ सरफेस है वो छोड़ना शुरू कर देती है फ्रॉम द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। अभी ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, ये हीट होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है हीट्स अप बिकॉज ऑफ व्हाट। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना है, जो सन से ये आ रही है लाइट, इसको बोलते हैं इंसोलेशन या आतपन, इंसोलेशन, ठीक है, ये सौर विकिरण, इंसोलेशन या हिंदी में आतपन या सौर विकिरण। और ये जो ग्रीन कलर का मैंने ड्रॉ किया है, ये इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, स्थलीय विकिरण या पार्थिव विकिरण। इतनी चीज़ समझ में आई। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर हीट होता है, गर्म होता है, हीट्स अप बिकॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड नॉट इंसोलेशन। इंसोलेशन से क्या हीट हो रहा है, अर्थ की सरफेस, सतह, जो पृथ्वी की सतह है वो गर्म हो रही है, लेकिन जो वायुमंडल है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पार्थिव विकिरण की वजह से गर्म हो रहा है। अब ऐसा क्यों है,
गैसेस जो होती हैं यहाँ पे कुछ, सारी नहीं, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो शॉर्ट वेवलेंथ के जो रेडिएशन होते हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, पूरा लिख दें, उनके लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी उनको आने जाने देती हैं। लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं, यानी जिनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, ठीक है, जिनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, उनके लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, ओपेक होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया कि ये पक्का जो इंसोलेशन है ये शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होगा, तभी इसको आने दिया, लेकिन इसको ये जाने नहीं देती हैं, कैप्चर कर लेती हैं और गर्म हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपका लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में। यानी हुआ क्या? हुआ ये कि ये इंसोलेशन शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में था, और लेकिन जब स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट बैक किया अर्थ सरफेस से, इसका नेचर चेंज हो गया। अगर वही नेचर रहता तो आराम से निकल जाता। क्यों? क्योंकि ये जो गैसेज हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांसपेरेंट है, आने जाने देती हैं। लेकिन क्योंकि इसका नेचर चेंज हो गया, अभी लॉन्ग वेवलेंथ हो गया, तो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है ये गैसेज। इसी की वजह से आप यहाँ पे देखो अब, ठीक है, इसी की वजह से अगर ये मान लो अर्थ सरफेस है हमारी, ठीक है, और उसमें ये हमारा एटमॉस्फेयर था, ठीक है, अगर ये हमारा एटमॉस्फेयर था, अब बताओ एटमॉस्फेयर हीट किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह, हरी वाली की वजह से या फिर ब्लू वाली की वजह से? बताओ किससे हीट हो रहा है? ब्लू वाली से हीट हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि गैसेस का मात्रा नीचे ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते कम होने लगता है गैसों की जो मात्रा है, जो उनका अमाउंट है, ड्यू टू वही ग्रेविटी मैंने बताया था। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ज़्यादा हीट कैप्चर होगी, क्योंकि वहाँ पर ऊपर गैसेस कम है, तो यहाँ पर कम कैप्चर होगी, यहाँ थोड़ी और कम कैप्चर होगी, यहाँ थोड़ी और कम कैप्चर होगी, यहाँ, इसीलिए ऊपर जाने में टेम्परेचर घट रहा है। अगर इंसोलेशन से हीट अप हो रहा होता तो अगर हम जितना ऊपर जाते तो उतना ही और गर्मी मिलती। ग्रीन हाउस गैसें इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था ठंडे इलाकों में, पोलर एरियाज़ में। पोलर एरियाज़ में क्या होता है कि क्या होता था या फिर क्या होता है, वो ये है कि यहाँ पर उतनी ज़्यादा हीट, सनलाइट नहीं आती है, इंसोलेशन उतना ज़्यादा नहीं आता है। अब अगर वो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू चला जाएगा तो फिर वहाँ पे लिविंग या हैबिटेबल कंडीशन बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, हम लोग तो गर्मी में परेशान हो जाते हैं धूप से, लेकिन पोलर एरियाज़ में वहाँ पर वैसे ही बहुत ही कम सनलाइट रिसीव होती है। तो आपको पता है कि बहुत ही स्लैंटिंग रेस पड़ती है वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, एक ग्लास बनाया इस तरीके का, ग्रीन, ठीक है, एक ग्लास बनाया जिसका ये काम था, जो इस तरह का था, उसका नेचर ये था कि वो आने देता था गर्मी को, लेकिन जाने नहीं देता था गर्मी को। ठीक है, तो इससे क्या होता था, अंदर का जो माहौल है वो गर्म रहता था पूरा, जिसकी वजह से जो थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं वो सर्वाइव कर पाते थे, क्योंकि ये ग्रीन सब फॉर्मेट था पूरा, तो इसीलिए इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोल दिया गया। ऐसी गैसें जो ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करती हैं, जो कॉन्सेप्ट आपका पोलर एरियाज़ में निकल के आया था। एक ऐसा ग्लास, ऐसा कांच बनाया गया था जिसमें कि धूप आती तो थी लेकिन जा नहीं पाती थी, गर्मी जा नहीं पाती थी। तो क्योंकि वहाँ से ये टर्म निकल के आए, तो इसीलिए ऐसे गैसों को ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं, जो कि आने तो देती हैं गैसों को लेकिन जाने नहीं देती हैं। अब ये एक, जैसे मैंने ग्रीन हाउस बोला तो काफ़ी नेगेटिव पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में बना होगा, ग्रीन हाउस, ओके ठीक है, इसी से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो अर्थ में लिविंग कंडीशन भी नहीं रहेगी। आप सोचो, अगर पूरी हीट एस्केप कर जाएगी, हीट ट्रैप ही नहीं होगी, तो यहाँ पर अर्थ सरफेस में एकदम बर्फ़ जम जाएगी, लिविंग कंडीशंस रहेंगी ही नहीं। और अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसके लिए हमारा मदर नेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट किए हैं कि जिसकी वजह से ये सब क्या कर रही हैं, ज़्यादा हीट को कैप्चर कर रही हैं। अर्थ तो अपना हीट बैलेंस मेंटेन करके चलता ही है, जिसको कि हम हीट बजट में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा गैसेज डाल दी ग्रीन हाउस गैसेज कि वो हीट को कैप्चर कर रहे हैं और हमारे ओवरऑल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करेंगे तो ये आती हैं जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, देन मेथेन। सर क्या वाटर वेपर यानी कि जो जल वाष्प है वो भी ग्रीन हाउस गैस है? बिल्कुल है। ठीक है, वाटर वेपर की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे वेरिएबल फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैस है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो। अब इसमें सबसे बहुत ज़्यादा चेंज क्यों होता है, बहुत ज़्यादा बदलाव क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वाटर वेपर बनता कैसे है? वाटर वेपर, जब आप बताओ, जब पानी पड़ा हो ज़मीन में और धूप पड़े अखियन में, मतलब उस पानी पे, तो फिर क्या होगा, वो वेपर के फॉर्म में बनेगा।
वेपर के फॉर्म में वेपराइज होगा, वो कंडेंस होगा, और यहाँ पे छोटे 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 ऐसे वेपर्स बन जाएंगे जो ग्रीन हाउस गैस की तरह ब्लैंकेट के तौर पे एक्ट करते हैं और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। ठीक, तो वेरिएबल इसीलिए है क्योंकि अगर धूप नहीं पड़ेगी तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, और अगर पानी नहीं मिलेगा धूप को तो भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे, समताप मंडल पे। दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। अच्छा, 30 से 35 किलोमीटर, वह उसको कहाँ ख़त्म करके आए थे? एवरेज हाइट कितनी थी, एवरेज थिकनेस बताओ जल्दी से। एवरेज 13 किलोमीटर, ये है 50 किलोमीटर तक। तो ओजोन लेयर यहाँ पे देखने को मिलती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। वाइल मूविंग अपवर्ड टेम्परेचर इंक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, ऊपर जाने में तापमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है अभी देखते हैं। ये वाला समझ लो, जेट प्लेन फ्लाई इन दिस लेयर। जो जेट प्लेन होते हैं वो, जो भाई जो विमान होते हैं, बैठे हो कभी विमान में, कितने लोग बैठे हो, वो यहीं पर उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं यहाँ पे, क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बादल वगैरह नहीं होते हैं, बारिश वगैरह नहीं होती हैं, तो आराम से यहाँ पे उड़ सकता है, आपने देखा होगा। अब आ जाते हैं अगली लेयर पे, वो है मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। ये 85 किलोमीटर तक जाता है, 85 किलोमीटर तक। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे ठंडी है, मतलब ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, तभी तो सबसे ठंडी लेयर होगी, बताओ। ऑब्वियस सी बात है, तभी सबसे ठंडी लेयर होगी। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे ठंडी लेयर है, और ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और यहाँ पे मेटियोराइट्स बर्न होते हैं। तो मेटियोराइड कुछ पढ़ाया था, फिर वो मेटियोराइट जो छोटा पत्थर होता है, अगर वो जल जाता है, शूटिंग स्टार जब तुम विश मांगते हो, है ना, मेटियोर, एंड देन अगर वो टकरा जाता है आके तो वो मेटियोराइट होता है। ठीक है, मेटियोराइड, मेटियोर और मेटियोराइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मेटियोराइट जो है वो यहीं पे आके जलते हैं, फिर मेटियोराइड तुम लिख लो। ठीक है, मेटियोराइड लिख लो। ठीक है, क्योंकि उल्का पिंड जो है वो यहाँ के जल जाते हैं, तो फिर मेटियोराइट तो होंगे ही नहीं, क्योंकि मेटियोराइट तो वो होते हैं कि जो थोड़ा उनका अवशेष बच जाता है और अर्थ सरफेस में जल ये भी जाते होंगे, जलते ये भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है जलते होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ अवशेष बच जाता है। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये डाउट है कि जलती तो चीज़ें गर्मी में है, ये तो सबसे ठंडी लेयर है। तो एक्चुअल में देखो, यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रिक्शन आता है, यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रिक्शन उनको महसूस होता है कि उसकी वजह से ये जलते हैं, उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से, उसकी वजह से ये जलते हैं। ठीक है, तो मेटियोराइड जो आ रहा है वो जल के मेटियोर बन जाता है, शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं, और यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। अब आते हैं अपनी अगली लेयर पे, और वो है थर्मोस्फीयर, जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक जाती है, कहीं कहीं पे आपको 600 किलोमीटर तक भी दिखेगा। थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर बोलते हैं। सबसे गर्म लेयर है। सबसे गर्म क्यों है और इसको आयनोस्फीयर क्यों बोलते हैं वो थोड़ा सा समझो। आयन मंडल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आयन्स हैं। आयन्स आए कहाँ से? तो जब सनलाइट यहाँ पे आई होगी तो यहाँ पर क्या है कि जितना आप ऊपर जाओगे तो गैसों का मात्रा कम होता जाएगा, और थर्मोस्फीयर में अगर बात करेंगे तो गैसों का मात्रा ना के बराबर होगा, एकदम ना के बराबर होगा। यहाँ पे फ्री एटम्स बहुत देखने को मिलते हैं। वो जो फ्री एटम्स हैं जो आपस में जो एकदम फ्री हैं, वो क्या होंगे, उस सौर विकिरण जो आएगा, जो सोलर विंड वगैरह आएंगी, उससे बहुत ही ज़्यादा वो चार्ज हो जाएंगे। चार्ज होके वो चार्ज आयंस बना देंगे। जब चार्ज होंगे वो एटम्स तो आयंस बन जाएंगे। वो आयंस बन जाएंगे तो पूरा आयन मंडल कहलाने लगेगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेडियो वेव्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती हैं। रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होके यहीं से आती हैं। अब रेडियो वेव हम ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा बैरियर्स होते हैं, तो हम इस तरीके से इसको ट्रांसफ़र करवाते हैं रेडियो वेव्स को। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर reflected back to the earth by this layer. It contains electrically charged particles known as ions and it is known as ionosphere। मैंने आपको बता दिया। और ऊपर जाने में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक, तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि ऊपर जाने ट्रोपोस्फियर में घटता है, ऊपर जाने में स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ता है, मेसोस्फियर में फिर घटता है, थर्मोस्फियर में फिर बढ़ता है, यानी ऑल्टरनेटिवली ये काम होता रहता है। ठीक, ऑल्टरनेटिवली इस तरीके से काम होता है। तो ट्रोपोस्फियर में पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा स्ट्रेटोस्फियर में, फिर मेसोस्फीयर में फिर घटेगा, फिर थर्मोस्फीयर में बढ़ेगा। तो घटना बढ़ना इस तरीके से लगा रहता है। घटता है जब टेम्परेचर तो उसको बोलते हैं लैप्स रेट। ओके, पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं उसको, पॉजिटिव लैप्स रेट। अगर घटने को पॉजिटिव लैप्स रेट बोल रहे हैं तो बढ़ने को क्या बोलेंगे? बढ़ने को बोलेंगे नेगेटिव लैप्स रेट। अगर घटने को पॉजिटिव लैप्स रेट बोल रहे हैं, पॉजिटिव लैप्स रेट का मतलब ये है कि टेम्परेचर घट रहा है, पॉजिटिव है। बढ़ रहा है, नेगेटिव लैप्स रेट। घट रहा है, अगेन पॉजिटिव लैप्स रेट। बढ़ रहा है, अगेन नेगेटिव लैप्स रेट।
समझ में आया? तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से चलता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि घटने को, अब लैब से रेट हमने पढ़ा है, टेम्परेचर के घटने को लैब से रेट बोलते हैं, तो वो अपने आप में तो पॉजिटिव ही होगा ना वो चीज़, तो नेगेटिव तो उसका उल्टा होगा। ठीक, अब एग्जोस्फियर क्या होता है? ये सबसे आखिरी लेयर होती है, बाह्यमंडल बोलते हैं इसको। इट इज़ द फिफ्थ एंड द लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मोस्टली इसमें हाइड्रोजन हीलियम देखने को मिलता है, जो कि बियॉन्ड 400-500 किलोमीटर या फिर आप देख सकते हो 600 किलोमीटर तक है आपकी ये थर्मोस्फियर, उसके बियॉन्ड 600 किलोमीटर, बियॉन्ड 600 किलोमीटर आपको एग्जॉस्फियर देखने को मिलेगा।